हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था हमने आप लोगों को मानक इलेक्ट्रोड विभव की कुछ शर्तें बनाई थी कि जो इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कब कहलाएगा। हमने आपको 3 शर्तें दी थी। पहली शर्त हमारी ये थी कि जो इलेक्ट्रोड विभव है किसी भी इलेक्ट्रोड का, अगर हम वहाँ पर उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस रखें। दूसरी कंडीशन हमने आपको दी थी कि जो लवण का विलयन या जो आयनों की सांद्रता होती है उस विलयन की जो सांद्रता है अगर हम 1 मोल प्रति लीटर कर दें, और अगर गैस के रूप में बात करने जाएंगे तो जो दाब है वो 1 वायुमंडल होना चाहिए। ये हमने 3 शर्तें बताई थी। अब इन्हीं के आधार पर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम कह सकते हैं कि जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के संपर्क में या उसी के आयन वाले विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो वहाँ पर अगर उस विलयन की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर है तो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और इस ताप पर अगर हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयनों के विलयन के संपर्क में और जिस विलयन के संपर्क में लाएंगे तो जो आयन है वो उसी के जैसे होने चाहिए और जो विलयन की सांद्रता है वो 1 मोल प्रति लीटर होनी चाहिए। तब वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड विभव होगा उसी को हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो हम कह सकते हैं कि जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के 1 मोल प्रति लीटर के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य जो भी विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सही ना। 25 डिग्री सेल्सियस ताप होना चाहिए और धातु को उसी के 1 मोल प्रति लीटर के विलयन में हम डुबोएंगे, तब वहाँ पर जो भी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा उस विभवांतर को ही हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। E0 से इसका जो मात्रक होता है वो वही हो जाता है जो विभव का मात्रक होता है, यानी कि वोल्ट। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ लिया था और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि हम आगे चलते हैं। हमारे पास एक संबंध हमसे पूछा जाता है पेपरों में, E तथा E0 में संबंध। E तथा E0 में संबंध, या इसे हम कह सकते हैं नरस्ट समीकरण। ठीक है, ये हमसे पूछा जाता है पेपरों में। तो बात करते हैं कि मान लो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। हमने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हम मान लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमारे पास है कौन सी? n+1 चार्ज प्लस n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m। m का मीन्स है धातु यानी कि मेटल। ठीक है ना। और ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर धातु आयन रूप में है तो धातु आयन। ठीक, यहाँ पर क्या है कि इसे हमने अपचयित कर दिया है और जब अपचयित किया है तो ये धातु में परिवर्तित हो गई है। ठीक है।
अब चलते हैं नरस्ट के हिसाब से। तो नरस्ट ने क्या किया था कि नरस्ट ने किसी भी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में जो उसका रेडॉक्स युग्म होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड किसी भी अर्ध सेल अभिक्रिया में जो उसका इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है E और जो धातु आयन की सांद्रता है उनके बीच में संबंध दिया था। यानी कि नरस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव E और धातु आयन की सांद्रता में संबंध दिया था। धातु आयन है, इसकी जो भी सांद्रता होगी तो धातु आयन और इलेक्ट्रोड विभव E में संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया और उस समीकरण को ही हम कहते हैं नरस्ट समीकरण। जो नरस्ट समीकरण है वो आपका निम्न प्रकार है। नरस्ट समीकरण है आपका E बराबर E0 माइनस 2.303 इंटू RT अपान NF इंटू लॉग बेस 10 1 अपान, यहाँ पर ये धातु आयन की आपकी हो गई है सांद्रता। तो ये है आपका नरस्ट समीकरण, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव E और धातु आयन की सांद्रता में संबंध स्थापित किया था नरस्ट ने, इसी को हम कहते हैं नरस्ट समीकरण। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो भी आपके पास संकेत हैं ये हैं क्या क्या। जैसे E हमें पता है कि E क्या है। जो E है, E को हम कह सकते हैं, E हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। E बराबर है आपका इलेक्ट्रोड विभव कामा E0 क्या है? E0 है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, सही ना। इसके बाद में R क्या है? R जो है वो आपका है गैस नियतांक, गैस नियतांक। अच्छा, यहाँ पर जो R है वो गैस नियतांक है और इसका मान होता है 8.312 जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक है। इसके बाद T है आपका परम ताप। अब यहाँ पर परम ताप क्या आएगा? क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव तभी माना जाएगा जब वहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का ताप अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पर परम ताप आपका हो गया है। अब परम ताप को हम ज्ञात कैसे करते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस में ताप होता है उसमें अगर हम 273.15 जोड़ दें तो यहाँ पर हम 25 प्लस 273.15, ये आपका आप चेंज हो गया काय में? केल्विन में। और इसका जो मान आएगा वो निकल कर आ जाएगा आपका 298.15 केल्विन। अब बात करते हैं N क्या है। N जो है वो इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। और ये डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं। यानी कि कोई भी धातु है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है अथवा त्याग रही है। ठीक है। और इसके बाद जो F है, F आपका हो जाएगा फैराडे नियतांक। और इसका भी मान होता है कि 1 फैराडे बराबर होता है 96,485 या 96,500 कूलाम। ठीक है। 1 फैराडे बराबर आपका हो जाता है 96,485 या 96,500 कूलाम। अब हमारे पास देखो, यहाँ पर हमारे पास R का मान है 8.312 जूल प्रति केल्विन मोल। T का मान है हमारे पास, इसके बाद में F का मान है हमारे पास 96,500 या 96,485 कूलाम। हम इन सभी मानों को यहाँ पर रख रहे हैं और समीकरण को थोड़ा आगे और देखते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम इन मानों को रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 इंटू R का मान हमारे पास रहा इंटू T का मान हमारे पास ये रहा अपान N इंटू F का मान। अब F का मान चाहे आप ये यूज कर दें 96,485 या 96,500, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 96,500 ये मान यूज कर रहे हैं इंटू log 1 अपान धातु आयन की सांद्रता। ठीक है, अब अगर हम इसे हल करने जाएंगे, इसे हमें हल करना है, तो अगर हम इसे हल करते हैं तो हल करने के बाद में जो आ रहा है यानी कि E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान N इंटू log 1 अपान धातु आयन की सांद्रता। तो ये आपका हो गया है, ये भी है नरस्त समीकरण। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो मान निश्चित हैं, जो नियत हैं, उन सभी मानों को हमने रखकर ये इस कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया है। अगर न्यूमेरिकल में हम चलते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या करना है कि हम डायरेक्ट इस समीकरण का उपयोग करेंगे, जिससे हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि नरस्त समीकरण को थोड़ा और आगे लेकर चलें, तो थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं नरस्त समीकरण को। जैसे कि हम कोई भी एक अवक्रिया उठा रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ये ऑक्सीकृत रूप उठाया हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस यहाँ पर आपका हो गया है ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि ये ऑक्सीकृत रूप हो गया और ये आपका अपचयित रूप हो गया। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं OX, ये आपके इलेक्ट्रॉन है इनटू रिडक्शन। ठीक, अगर हम ऑक्सीकृत रूप किसी कोई भी अभिक्रिया है या कोई भी पदार्थ है, उसके अगर हम ऑक्सीकृत और अपचयित रूप में संबंध दें नरस्त समीकरण के अनुसार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आएगा E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान N इंटू log 10। अब ऑक्सीकृत और अपचयित रूप में हमें संबंध देना है, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा रेड अपान ऑक्स। ठीक है, तो ऑक्सीकृत और अपचयित रूप में जो संबंध आएगा वो हमारे पास यही आएगा। जैसे उन्होंने क्या किया है कि किसी भी पदार्थ का, जैसे कोई भी धातु है, उस धातु का ऑक्सीकृत और अपचयित रूप की बात की है, तो ऑक्सीकृत और अपचयित रूप में जो संबंध आएगा नरस्त के अनुसार वो यही आएगा। यहाँ पर रेड का मीन्स है रिडक्शन और ऑक्स का मीन्स है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपका नरस्त समीकरण का एक और ये रूप हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं आगे नए टॉपिक पर। आगे देखो हमारे पास नया टॉपिक है जिसका नाम है रेडॉक्स युग्म। रेडॉक्स युग्म में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अर्धसेल अवक्रिया होती है, तो उस अर्धसेल अवक्रिया में जो पदार्थ होता है, पदार्थ के दो रूप पाए जाते हैं। एक ऑक्सीकृत रूप होता है और दूसरा हो जाता है उसका अपचयित रूप। जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन हम उठा रहे हैं Fe+2 चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन, आगे बन जाएगा Fe, यानी कि अब यहाँ पर ये आयनिक रूप में है, तो ये क्या है कि ये यहाँ पर हो गया है ऑक्सीकृत रूप। अब जब ये ऑक्सीकृत रूप है तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, तो आगे ये हो जाएगा अपचयित रूप। क्योंकि हमें ऑक्सीकरण और अपचयन की डेफिनेशन पता है
कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी कोई भी तत्व या अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो वहाँ पर हो जाती है ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और यदि कोई भी तत्व या अणु या आयन अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब वहाँ पर हो जाता है अपचयन। तो यहाँ पर ये फेरस आयन है, फेरस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, फेरस आयन ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। अब जब फेरस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया है तो ये अपचयित हो गया है आयरन में। तो यहाँ पर हो रहा है फेरस आयन का आयरन में अपचयन हो रहा है। तो ये आपका हो गया है ऑक्सीकृत रूप और ये आपका हो गया है अपचयित रूप। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स युग्म की। हमने आपको बताया है कि कोई भी अर्धसेल अभिक्रिया होती है उसमें पदार्थ के दोनों रूप होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी अर्धसेल अभिक्रिया है और इसमें ये पदार्थ है हमारे पास, कोई भी जैसे आयरन मान लेते हैं तो इसके यहाँ पर ये दोनों रूप हैं। एक ये रूप हो गया आपका ऑक्सीकृत रूप, ऑक्सीकृत रूप, और ये हो गया है आपका अपचयित रूप। ठीक, अब किसी भी अर्धसेल अभिक्रिया में पदार्थ के दोनों रूप होते हैं, ऑक्सीकृत रूप और अपचयित रूप। इन दोनों रूपों को ही हम रेडॉक्स युग्म कहते हैं। अगर हम इस अर्धसेल अभिक्रिया के लिए रेडॉक्स युग्म लिखने जाएंगे तो सबसे पहले आना चाहिए ऑक्सीकृत रूप और फिर इसके बाद में आएगा अपचयित रूप। तो इस अभिक्रिया का जो रेडॉक्स युग्म आ गया है वो आपका आ गया है Fe+2 चार्ज और Fe। ठीक, ये रेडॉक्स युग्म हो गया। अब बात करते हैं कि अगर इस रेडॉक्स युग्म का जो भी विभव होगा, इसका जो भी यहाँ पर इसका विभव आएगा उसी को हम कहेंगे रेडॉक्स विभव। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्धसेल अभिक्रिया में पदार्थ के दोनों रूप होते हैं, ऑक्सीकृत और अपचयित रूप। तो पदार्थ के इन दोनों रूपों को ही हम कहते हैं रेडॉक्स युग्म, और रेडॉक्स युग्म के विभव को ही क्या कहेंगे, रेडॉक्स विभव कहते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव का मापन, है ना। कोई भी सेल है और उस सेल के इलेक्ट्रोड विभव का अगर हमें मापन करना है तो हम बता दें कि किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं किया जा सकता है। अगर हम सेल का विभव मापने जाएंगे तो वहाँ पर हम सेल का EMF ज्ञात करते हैं। EMF का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर हम किसी भी सेल का अगर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने जाएंगे तो इलेक्ट्रोड विभव नहीं मापा जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोड विभव के जैसी ही कोई दूसरी चीज है जिसे हम मापते हैं और उसका नाम है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसे हम ई सेल भी बोलते हैं, यानी कि सेल विभव, है ना, ई सेल। अब बात करने जाते हैं कि ई सेल हमारे पास क्या हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ये सेल है, गैल्वेनी सेल को यहाँ पर हम बना रहे हैं। गैल्वेनी सेल में हमने आपको बताया था कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो अलग अलग कक्षों में होने चाहिए और कांच की U आकार की नली से जो विद्युत अपघट्ट के विलयन हैं वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अभी हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एनोड होता है
एनोड इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं और कैथोड को हम बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोड आपका बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे कैथोड, और जो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोड उसे हम कहेंगे एनोड। अब अगर ई सेल ज्ञात करने जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि किसी भी गैल्वेनी सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभव का अंतर होता है, विभव का अंतर, उसी को हम कहते हैं ई सेल या विद्युत वाहक बल। हम कह सकते हैं कि किसी भी गैल्वेनी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभव में अंतर होता है उसी को हम कहेंगे ईएमएफ या ई सेल। अब बात करते हैं, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक हो गया है ये हमारा कैथोड और ये है हमारे पास एनोड। अब इन दोनों के विभव में जो अंतर है यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो हम इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड विभव है या हम कह सकते हैं कि जो सेल विभव होता है या विद्युत वाहक बल है उसको हम माप सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि उसमें हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोड है, कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड हमारे पास एनोड होगा। तो इसके लिए हम सेल अवक्रिया को देखते हैं। जैसे हमारे पास सेल अवक्रिया है Fe+2 चार्ज Fe और यहाँ पर है Cu+2 चार्ज Cu। ये हमारे पास सेल अवक्रिया है, इसे हम लवण सेतु कह सकते हैं, और ये अर्ध सेल दो अवक्रियाएं हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये पूरी एक सेल अवक्रिया हमें दी गई है और इसके लिए आपसे ईएमएफ पूछ रहा है या ई सेल पूछ रहा है। तब हम क्या करेंगे कि हमें इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा हमारा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दूसरा फार्मूला आ जाता है, ई दायां माइनस ई बायां। सबसे सरल तरीका है ये, ई सेल बराबर ई दायां माइनस ई बायां। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास हो गया है लवण सेतु, इसके इस साइड हम चल रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई दायां। ठीक है ना, राइट हैंड पर है। और अगर हम इस साइड आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड पर आ जाता है, यानी कि ई बायां हो गया। अब इसका जो भी आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव दिया जाएगा तो वो हम यहाँ पर रखेंगे, और इसका आपको जो भी मानक अपचयन विभव या इलेक्ट्रोड विभव दिया जाता है उसे हम यहाँ पर रखेंगे और हम ई सेल को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आगे जो भी टॉपिक है आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात हम आप लोगों से कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।